हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल कंप्यूटर, इट्स ब्लॉक डायग्राम एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कितने तरीके का है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो हमारे पास मेनली तीन तरीके मतलब तीन टाइप्स के में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास है डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो इनमें से जो मेन है हमारे सिलेबस में वो है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें जो कि रीड करता है बाइनरी इंस्ट्रक्शन को। एंड उस जो भी हम डाटा इसको इनपुट देंगे, हम जो भी यहाँ पे डाटा को क्या करेंगे, इनपुट देंगे कंप्यूटर के अंदर। पहले तो वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी इंस्ट्रक्शन को ये क्या करेगा, रीड करने का काम करता है। कौन काम करेगा? डिजिटल कंप्यूटर। और फिर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसके क्रॉसपोंडिंग हमें क्या देगा कि एक आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, या इसको हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें हम बाइनरी इंस्ट्रक्शन को क्या कराते हैं, रीड कराते हैं, और डाटा को हम प्रोसेस कराते हैं। जो कि किस फॉर्मेट की, किस डाटा को प्रोसेस कराएंगे, जो होगा हमारे पास बाइनरी के फॉर्म में हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा, उसी को डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा, रीड और डाटा को प्रोसेस करने का काम करेगा। सिर्फ बाइनरी फॉर्म में डाटा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ये जो है मेनली डिजिटल कंप्यूटर जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर है डेट ऑपरेट ऑन डिजिटल सिग्नल। ये जो कंप्यूटर है ये मेनली डिजिटल सिग्नल के ऊपर ऑपरेट करता है। इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग द बाइनरी बिट्स। और बाइनरी बिट्स हमें पता है कि वो हमें किस में होता है, या तो जीरो के फॉर्म में होगा या फिर वन के फॉर्म में होगा। डिजिटल कंप्यूटर में हम मेनली किस चीज़ का यूज़ करेंगे? डिजिटल कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करते हैं टू मैन्युपुलेट एंड प्रोसेस द डाटा। हम जो भी डाटा को भेज रहे हैं उनको, उनके एक फाइनल रिजल्ट के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करेंगे। ठीक है। आज के दिन में हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर जो है वाइडली यूज में है। जैसे हमारे पास बिजनेस के एरिया में, साइंस, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट के एरिया में हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है कि हमारे पास जो भी बाइनरी डाटा को है उसको इनपुट लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू जो भी हम इंस्ट्रक्शन को हम सेट किए होंगे, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे अगर हम कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेट सपोज हम एक प्रोग्राम लिख देते हैं कि हमारे पास एक ए है जिसमें हम 5 लिए हैं, एक बी है जिसमें हम 6 लिए हैं, और फाइनली हमें एक सी बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, 5+6 करना है। या इसको हम लिख सकते हैं A+B करना है। तो हमारे पास ए बी ये सब क्या हो गया, ये हमारे पास डाटा हो गया, और ये जो हमारे पास हो गया ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें हमारे पास मेनली बहुत तरीके का इंस्ट्रक्शन है। जैसे अगर हम डी इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं A × B हम कर दिए, तो ऐसे हमारे पास कई सारे इंस्ट्रक्शन है। तो हमारे पास जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मेनली क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा कि किसी भी बाइनरी डाटा को एज अ इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और किसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। जैसे हमने यहाँ पे ए दिया तो पहले ये जो 5 है वो बाइनरी डाटा फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है C = A+B, D = A × B, तो इसको क्या करेगा, इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे परफॉर्म करेगा, और हमारे को एक क्या दे देगा, एक डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर हमें एक डिजिटल कंप्यूटर अगर बनाना है तो मेनली हमें क्या चाहिए होगा? अगर हमें एक डिजिटल नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल सोचते हैं कि अगर हमें एक कंप्यूटर बनाना है, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होगा, और एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस होगा। हमारे पास एक क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, और एक इनपुट डिवाइस होगा, और एक हमारे पास कोई भी एक सर्किट होना चाहिए जो कि हमारे पास जो भी हम डाटा प्रो दे रहे हैं, उसको क्या कर सके, वो प्रोसेस कर सके। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा, एक इनपुट डिवाइस आ जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस आ जाएगा, और हमारे पास एक डिजिटल सर्किट होगा जो कि क्या करेगा, डाटा को प्रोसेस करने का काम करेगा। ठीक है।
तो यही मेनली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका जो डिजिटल कंप्यूटर जो है इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा कि हमारे पास एक इनपुट यूनिट होगा जो कि डाटा को क्या करेगा, इनपुट को प्रोवाइड करेगा। फिर ये जो डाटा है हमारे पास, ये जो डाटा है हमारे पास, ये यहाँ से जाएगा किसमें, स्टोरेज यूनिट में जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज यूनिट को हम दो भाग में बांट रखे हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे पास परमानेंटली किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं। प्राइमरी में जो प्रोग्राम जो है हमारे पास जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको हम किस में स्टोर करेंगे, प्राइमरी स्टोरेज में। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेगा कि इनपुट यूनिट जो है वो डाटा को क्या करेगा, इनपुट करेगा और उसको बाइनरी का उसको जो है ये स्टोरेज यूनिट में पुट कर देगा। फिर जैसे ही अगर हमको उसके ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शन को चलाना होगा तो ये जो डाटा हम इनपुट डिवाइस से हम स्टोरेज में दिए थे ये वापस से सेकेंडरी से किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। और प्राइमरी से वापस आ जाएगा डाटा हमारे पास एएलयू में। एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे परफॉर्म होगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। साथ में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन भी क्या होगा, यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे दो तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो मदद करता है वो है हमारे पास रजिस्टर। तो रजिस्टर यहाँ पे क्या काम करेगा, रजिस्टर एक तरीके का स्टोरेज यूनिट है, टेम्परेरी जो है डाटा को स्टोर करके रखता है ताकि जो हम एलयू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसमें ये क्या कर सके, हेल्प कर सके। और कंट्रोल यूनिट जो है इन सारे को कंट्रोल करेगा कि अगर इनपुट डिवाइस जो है डाटा को अगर इनपुट ले चुका है तो उसको ये कंट्रोल करेगा कि हाँ अब तुम डाटा लेके उसको स्टोरेज में शिफ्ट करो। जब जब भी हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल यूनिट क्या बोलेगा प्राइमरी स्टोरेज को कि हम जो इनपुट डिवाइस जो तुमको डाटा दिया है वो कहाँ दो, एएलयू को प्रोवाइड करो ताकि हम उसके ऊपर अपना क्या कर सके, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट कर सकें। फिर फाइनली आफ्टर परफॉर्मेंस होने के बाद जो एएलयू है फिर कंट्रोल यूनिट उसको क्या बोलेगा कि इस डाटा को कहाँ दे दो, प्राइमरी में, सेकेंडरी में जाके स्टोर होगा और फिर इसको हम फाइनली कहाँ दिखा देंगे, आउटपुट यूनिट पे दिखा देंगे एज ए इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है ये डाटा फ्लो को दिखा रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल यूनिट जो है अपना कंट्रोल फ्लो को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक था ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का। अगर हम इसका कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, एक सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट आ गया इनपुट यूनिट आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया स्टोरेज यूनिट आ गया, तीसरा जो आ गया वो हमारे पास आ जाएगा सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या है, सीपीयू में एएलयू है, रजिस्टर है और कंट्रोल यूनिट है। और हमारे पास फाइनली जो फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास आउटपुट यूनिट। तो ये सब क्या हो गया कि ब्लॉक डायग्राम डिजिटल कंप्यूटर जो है उनका कंपोनेंट हो जाएगा जो इस कंप्यूटर को बनाने में मदद कर रहा होगा, जो कोई भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा होगा। तो अब हम आ जाते हैं इसके कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट वही हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट यूनिट, फिर आउटपुट, फिर एएलयू क्या होता है, फिर कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर क्या होगा, मेमोरी यूनिट। हालांकि मेमोरी यूनिट के ऊपर हम आगे जाके एक डिटेल वीडियो देखेंगे और सेम रजिस्टर के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो देखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। तो इनपुट यूनिट क्या करेगा कि ये अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा, यूजर को अलाउ करेगा कि हमें क्या करना है, डाटा को इसमें इनपुट करना है और डाटा के साथ हम क्या करेंगे, कमांड को भी इनपुट कराएंगे, किसमें, कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराएंगे। ठीक है, जैसे मेनली हम इसका एग्जांपल देखें तो हम कीबोर्ड हो गया हमारे पास, जो है माइक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया एंड टच स्क्रीन, इन सभी की मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा या कमांड को हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाते हैं। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द इनपुट इनटू ए फॉर्मेट दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे जो इनपुट यूनिट जो है वो यहाँ पे एक और काम करेगा कि वो क्या करेगा कि जो भी हम डाटा को यहाँ पे इंटर करवा रहे थे हमारे पास, जो भी हमारे पास जो हम डाटा को इनपुट डिवाइस क्या कर रहा था, इंटर करवा रहे थे, इस डाटा को वो क्या करेगा, कंप्यूटर के फोन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा इस डाटा को। ठीक है, तो ये किसकी मदद से होता है, यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस की मदद से होगा। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कीबोर्ड हो जाएगा, माइक हो जाएगा, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं हम आउटपुट यूनिट की तरफ।
तो आउटपुट यूनिट क्या होगा कि आउटपुट यूनिट जो है प्रेजेंट करेगा हमारे पास जो भी डाटा हम दिए, और डाटा जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एक इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा उस डाटा के अकॉर्डिंग, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आउटपुट जनरेट होके आएगा। तो ये जो आउटपुट जनरेट होगा वो किसके ऊपर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास आउटपुट यूनिट के पास आ जाएगा। तो आउटपुट यूनिट क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी जो इन्फॉर्मेशन हम जो प्रोसेस हुआ था, जो भी डाटा हम इनपुट के डिवाइस से लिए थे, वो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्रोसेस होने के बाद ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमको क्या दिख रहा होगा, आउटपुट डिवाइस के ऊपर हमारे पास फाइनल आउटपुट मिल रहा होगा। इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसमें मेनली हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा और हेडफोन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट यूनिट है। Output unit converts the computer processed data into a format that can be easily understood by the user. आउटपुट यूनिट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इनपुट यूनिट क्या कर रहा था, जो भी हम डाटा को इनपुट करा रहे थे वो कंप्यूटर के लैंग्वेज कहने का मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर रहे थे। फिर हमारे पास क्या हो रहा था, डाटा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा था और फाइनली उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था, या जिसको हम बोल सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिल रहा था, जो भी आउटपुट हमको मिल रहा था, वो जो आउटपुट है हमारे पास वो ह्यूमन के द्वारा रीडेबल होना चाहिए। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, आउटपुट यूनिट करेगा। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है ALU, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU क्या है कि ये CPU का कंपोनेंट है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया CPU। CPU के अंदर तीन चीज़ है हमारे पास, पहला है ALU, दूसरा है हमारे पास कंट्रोल यूनिट और तीसरा है हमारे पास रजिस्टर। तो CPU का कंपोनेंट हो जाएगा कौन, हमारे पास ALU। तो ALU इज अ कंपोनेंट ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट परफॉर्म, अब एलयू यहाँ पे करेगा क्या, अभी तक हम जहाँ हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि एलयू जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मेनली हो जाएगा पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन और दूसरा हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेशन। अगर हम बात करें अर्थमेटिक ऑपरेशन का, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो ये सब हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें, जहाँ पे लॉजिकल कंपैरिजन हो रहा होगा, या हम कोई भी दो चीज़ों के बीच में अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, तो ये सब जो डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये किसके द्वारा परफॉर्म होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU के द्वारा परफॉर्म होता है। और ALU क्या है, ALU एक कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का कंपोनेंट। ठीक है, द ALU कैरी आउट द कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेट डाटा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय द कंट्रोल यूनिट। ALU खुद से ये सब काम नहीं करता है। हम यहाँ पे बताए थे कि ब्लॉक डायग्राम में अगर हम देखें, अगर हम ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे देखें तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। और ये जो कंट्रोल सिग्नल जो कैसे जनरेट होगा, ये बेस होगा हमारे पास कि डाटा के जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें परफॉर्म करना है। तो उसके बेस पे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिग्नल जनरेट करेगा किसके पास, ALU के पास। और ALU हमारे पास लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ALU कैरी आउट द कैलकुलेशन and manipulate data based on the instruction provided by the control unit। ALU उन्हीं सारे अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा जो कि किसके द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रहा हो, कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्रोवाइड हो रहा हो। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट। अगेन इट इज़ अनदर कंपोनेंट। हम अभी देखे थे कि CPU का तीन कंपोनेंट है, पहला ALU, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर। तो कंट्रोल यूनिट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ द CPU हो जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि सारे अदर कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जब कंप्यूटर का जितने भी कंपोनेंट हैं उनको ये मैनेज करेगा और साथ में उनको ये कोऑर्डिनेट करने का काम कराएगा। उनके जो एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे उनको कोऑर्डिनेट कराएगा। जैसे ALU को कब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब लॉजिकल ऑपरेशन, इसके लिए वो क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा इंस्ट्रक्शन को। कंट्रोल यूनिट क्या करता है
कि ये जो है डाटा को हमारे पास फेच करेगा। जो भी हमारे हम सबसे पहले अभी पढ़े थे यहाँ पे कि हमारे पास जो भी डाटा है वो मेनली किस में जाके स्टोर होता है, स्टोरेज यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि स्टोरेज यूनिट से डाटा को पहले प्रोवाइड कराएगा, फिर उसके ऊपर फिर ये कंट्रोल यूनिट एएलयू को सिग्नल भेजेगा कि तुम इस डाटा के ऊपर अब क्या करो, अपना इंस्ट्रक्शन बेस जो भी हम कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा उसके अनुसार ये यहाँ पे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कौन हेल्प करेगा, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, एक टेम्परेरी डिवाइस होता है स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस होता है। फिर फाइनली उस प्रोसेस डाटा को कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वापस से स्टोरेज यूनिट में भेजेगा, और स्टोरेज यूनिट से हमारे पास आउटपुट डिवाइस में जाएगा एज ए इंफॉर्मेशन, हमें प्रोसेस होकर आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि फेच करेगा जो भी डाटा है उसको मेमोरी से फेच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में डिकोड करेगा, या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो डिकोड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, साथ में ये डायरेक्ट करेगा कि फ्लो ऑफ डाटा कहाँ होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो डाटा है वो अगर हमारे पास स्टोरेज में अगर है, अगर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो डाटा है अगर वो इनपुट डिवाइस से आ रहा है, तो अगर जो इनपुट डिवाइस से आ रहा है तो उसको कहाँ भेजेगा, स्टोरेज यूनिट में भेजेगा। अगर हमको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो स्टोरेज यूनिट से किस पे भेजेगा, एएलयू में भेजेगा। अगर हमें आउटपुट डिवाइस पे डाटा को अगर हमें शो कराना है तो फिर वापस से क्या करेगा, स्टोरेज यूनिट से वो किस में लेके जाएगा, आउटपुट में। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा था वो इनपुट डिवाइस से किस में जा रहा था, स्टोरेज यूनिट में जा रहा था। स्टोरेज यूनिट से किस में गया, एएलयू में जग गया, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वहाँ पे। फिर वापस से एएलयू से जाएगा स्टोरेज यूनिट में, स्टोरेज यूनिट से वापस से आउटपुट डिवाइस में जाएगा, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, आउटपुट आ जाएगा किसी भी डाटा के क्रॉसपॉन्डिंग, हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। तो इन सभी को यहाँ पे इसने क्या किया सबसे पहले और ये सभी जो काम जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है इनको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, इन सभी को कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। कंट्रोल यूनिट इन सभी को कंट्रोल कर रहा होगा। सबसे पहले डाटा को फेच कर रहा होगा, फिर उसको खुद डिकोड कर रहा होगा, फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस करा रहा होगा, उसके बाद फाइनली हमको आउटपुट डिवाइस पे मिल जाएगा। इट इंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस। कहने का क्या मतलब है कि ये इंश्योर करता है कि अगर हमारे पास कई तरीके का इंस्ट्रक्शन अगर प्रोवाइड चल रहा है साथ में, तो ये इंश्योर करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो एक सीक्वेंस में जनरेट होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये हो गया, और ऐसे करके हमारे पास एन इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले अगर ये इंस्ट्रक्शन आया तो ये इंश्योर करेगा कि सबसे पहले हमारे पास सी में जो है वो ए प्लस बी स्टोर हो, डी में उसके बाद ही हमारे पास क्या हो, इंस्ट्रक्शन टू यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए जिसमें ए इंटू बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा काम किसके द्वारा होता है, ये सारा काम होता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट के द्वारा। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एक अनदर कंपोनेंट है सीपीयू का, वो सारे एक्टिविटी को मैनेज करेगा, वो डाटा को फेच कराएगा, उसको डिकोड करेगा, और डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट करेगा। ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन वो प्रॉपर सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर आर द स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। इसको हम बोल सकते हैं कि ये सीपीयू के इनसाइड लोकेट होता है। यहाँ पे जो भी डाटा एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसको एग्जीक्यूट करने में टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कराता है रजिस्टर। ये बहुत ही स्मॉल होता है और हाई स्पीड मेमोरी होता है। दे स्टोर द डाटा एंड द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस क्विकली ड्यूरिंग द इट्स ऑपरेशन। अब सीपीयू जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर सीपीयू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो इस रजिस्टर क्या करेगा, उस डाटा को स्टोर करेगा, ताकि सीपीयू क्या कर सके, वहाँ से क्विकली उसको फेच करके अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म है वो कर सके। फिर रजिस्टर जो है होल्ड करेगा इंटरमीडिएट रिजल्ट को, मेमोरी एड्रेस को एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन साथ में एग्जीक्यूट होने वाला है तो उसका जो टेम्परेरी जो डाटा है उसको कौन होल्ड करेगा, रजिस्टर। अभी रजिस्टर के बारे में हम आगे जाके पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर क्या होता है, इसका यूज क्या है, और पूरे डिटेल में हम इसका फुल एक वीडियो देखेंगे। रजिस्टर का मेनली यूज़ क्या होता है कि ये इम्प्रूव करेगा स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग विद इन द सीपीयू। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट के बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो मेमोरी हायरार्की के ऊपर देखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हम यहाँ पे मेनली हम दो तरीके का मेमोरी यूनिट यूज किए हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी एंड दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज।
प्राइमरी स्टोरेज को हम रैम के नाम से भी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये क्या करेगा, स्टोर करता है, किसको स्टोर करेगा, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है करेंटली जो भी एग्जीक्यूटेड होने वाला है सीपीयू के द्वारा, उसको क्या करेगा, ये होल्ड करके रखता है, मतलब या स्टोर करके रखता है। ठीक, ये जो है इट प्रोवाइड द फास्ट एक्सेस डाटा एंड अलाउइंग द सीपीयू टू रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन क्विकली। ये जो है सीपीयू को फास्ट डाटा जो है प्रोवाइड कराने के काम करेगा, ताकि जो सीपीयू है उस डाटा को रीड कर सके और अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद उसके ऊपर राइट कर सके जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज लॉस इट्स डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑफ और रीस्टार्टेड। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे प्राइमरी स्टोरेज में जो भी डाटा है वो लॉस हो जाता है, अगर कंप्यूटर जो है वापस से अगर रीस्टार्ट हो जाता है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट हो रहा हो और अचानक से अगर हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है या रीस्टार्ट रीबूट हो जाता है, तो हम इस केस में हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज है वो डाटा को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। अगर हमारे पास जो कंप्यूटर है वो अगर ऑफ भी हो जाता है, तो हमारे पास जो डाटा है वो इस सेकेंडरी स्टोरेज से कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये जो है लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि बहुत ही फास्ट वे में आज काम कर रहा है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज जो है स्टोर करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एंड यूजर के जो भी फाइल है उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है, इसलिए जो इसका जो एक्सेस टाइम है वो प्राइमरी से क्या होता है, स्लोअर है। ठीक है, बट ऑफर द हायर कैपेसिटी ऑफ द स्टोरिंग डाटा ओवर ए मोर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम। अगर हमें ज़्यादा समय के लिए कोई भी डाटा को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सीपीयू क्या होता है। वैसे तो सबको पता ही होगा, सीपीयू हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है। इसका मेनली हम तीन कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सीपीयू का अगर हम कंपोनेंट देखें तो सबसे पहला था हमारे पास रजिस्टर था हमारे पास, और हमारे पास था कंट्रोल यूनिट था, और हमारे पास एएलयू था। तो ये हमारे पास तीन मेनली कंपोनेंट है। सीपीयू जो है इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। इट परफॉर्म फंक्शन लाइक मेकिंग कैलकुलेशन एंड कंट्रोलिंग ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, फिर हम कल के सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमारे पास मेनली दो तरीके का कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूज होता है। सबसे पहला है हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड दूसरा है हमारे पास हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अब हम देखते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1940 में। ये जो है फंडामेंटल आर्किटेक्चर है किसी भी डिजिटल कंप्यूटर को बनाने की। ठीक है, इसमें मेनली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो स्टोर प्रोग्राम जो हमारे पास जो है स्टोरेज यूनिट है, वो दोनों को यहाँ पे एक ही मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन है और जो हमारे पास डाटा है, इन दोनों को सेम मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम हार्वर्ड में देखें तो ऐसा नहीं है, जस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द वन न्यूमैन, वहाँ पे हम अलग अलग यूनिट में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वन न्यूमैन क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, जहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इंस्ट्रक्शन को भी और डाटा को भी सेम मेमोरी में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका की फीचर देखें वन न्यूमैन आर्किटेक्चर का, तो हमारे पास इसमें भी क्या क्या आ जाएगा, सीपीयू होगा, हमारे पास एएलयू होगा, और कंट्रोल यूनिट होगा, और एक मेमोरी होगा जो कि इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों को क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा, और साथ में ही बस होगा। बस के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो देखेंगे आगे के लेक्चर में, जहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो बस जो है हमारे पास तीन तरीके का होता है, डाटा बस, कंट्रोल बस, एंड हमारे पास होता है एड्रेस बस। तो ये सब जो है इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र और डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। In this architecture, instruction and data fetch sequentially from the memory।
कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है और डाटा जो है एक ही मेमोरी के अंदर जब स्टोर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है सिक्वेंशियली वे में यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी से फेच होता है। ठीक है, लीडिंग थ्रू द सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब सिक्वेंशियली वे में जब डाटा इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो सिक्वेंशियल वे में ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा। लेकिन हार्वर्ड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन के लिए अलग है, उसके बाद हमारे पास डाटा के लिए अलग मेमोरी यूनिट है, तो वहाँ पे पैरेलल वे में हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पे हमारे पास सेम इनपुट डिवाइस होगा और यहाँ पे हम एक ही मेमोरी यूनिट है जिसमें हमारे पास डाटा भी होगा और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होगा। ये हमारे पास सीपीयू है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक आउटपुट मिल रहा होगा। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है कि ये अल्टरनेटिव ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, जो कि 1930 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रपोज किया गया था। इसमें हमारे पास होता है क्या है कि हमारे पास जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है और हमारे पास जो डाटा है वो सेपरेट मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सीपीयू जो है, सीपीयू हैज़ अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा बस अलोंग द साइमल्टेनियसली एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा मेमोरी। यहाँ पे सीपीयू के पास भी क्या हो जाएगा कि सेपरेट इंस्ट्रक्शन होगा और डाटा बस होगा, ताकि हम एक बार में इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं और डाटा को भी फेच कर रहे होंगे, एक ही साथ में यहाँ पे फेच कर रहे होंगे। यहाँ पे जो पैरेलल फेचिंग होता है, ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल फेचिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन होगा एंड डाटा को हम पैरेलली फेच कर रहे हैं। तो अगर जब हम पैरेलली फेच करके उसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। आज इसके बाद फिर हमारे पास जो है लास्ट में एक ये है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि जब हम रजिस्टर्ड पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये हमारे पास बस हो गया, कैसे मेमोरी से एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस कनेक्टेड होता है, कौन कौन सा यहाँ पे एएलयू, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या यूज है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, इन सभी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, डिटेल वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।